रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियो उड़ान पर। मैं हूँ ज्योति मलिक। एक लंबे समय के बाद मैं फिर से आई हूँ रेडियो उड़ान पर और आज मैं पाथ टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीजन 2 के साथ हाजिर हूँ। पिछला सीजन था, उसमें प्रीति मोंगा मैम से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत से ऐसे टॉपिक्स कवर किए थे जो कि आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं या सोसाइटी से आप इंटरेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड हैं। तो अगर आपने ये प्रोग्राम नहीं सुना हो तो आप YouTube पर जाकर जरूर सुन लीजिएगा। तो पाथ टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीजन 2 में कुछ यूनिक है, उनके लिए है जो अभी अभी मदर बनी हैं या जो मदर बनना चाहती हैं। तो पेरेंटिंग को लेकर हमारे बहुत से सवाल होते हैं, हम किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि हम विजुअल इम्पेयर्ड हैं, देख नहीं सकते। तो सोसाइटी भी कई बार हमें डीमोटिवेट कर देती है, कई बार हमारे खुद के थॉट्स भी हमें डीमोटिवेट कर देते हैं। तो हमें किस तरह से इन चीजों से उभरना है, एक बच्चे को पालने में क्या चैलेंजेस आते हैं, वाकई चैलेंजेस हैं या नहीं हैं, इन सब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। अभी आप भी सोचिए कि क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं या आ रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा सवाल आता है, आप मुझे लिख सकते हैं jyoti@radioudan.com पर। चलिए तो मिलते हैं हमारी मदर्स से। आज मेरे साथ 3 मदर्स हैं। स्वाति सक्सेना, इन्हें आप जानते हैं, रेडियो उड़ान पर भी बहुत बार सुन चुके हैं। हेलो स्वाति जी, कैसे हैं? हेलो ज्योति, नमस्कार लिसनर्स। एक बार फिर से रेडियो उड़ान के साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज हम इस टॉपिक पर पेरेंटिंग लेकर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत रेलेवेंट है, इस पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप कि ये बहुत यूजफुल होने वाला है ये डिस्कशन हमारे लिसनर्स के लिए। आपका बेटा है, कितनी एज है उसकी? अभी आई एम अ मदर ऑफ अ 5 years old बॉय। अभी जो अब सीनियर केजी में आ चुका है। तो द एंटायर 5 years जर्नी हैज बीन वंडरफुल। और उसके पहले की भी जर्नी, जो हमारी प्रेगनेंसी के दौरान की जो जर्नी रहती है, क्योंकि उस दौरान भी कई चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड एंड व्हेन यू हैव अ कपल आल्सो और पार्टनर आल्सो हु इज आल्सो विजुअली इम्पेयर्ड, देन यू नो क्वेश्चंस कम कि बच्चा कैसे होगा, हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, उसको भी डिसेबिलिटी आ जाएगी। तो इस टाइप के चैलेंजेस भी आते हैं। तो राइट फ्रॉम दैट जर्नी टू नाउ व्हेन ही इज 5 years old, so the journey has been amazing and full of challenges and learnings. Definitely. तो आज इन्हीं चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया, उस पर ही हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ और मदर हैं चंडीगढ़ से, सान्या जैन। सान्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पर। हेलो ज्योति, नमस्कार सभी को। एंड आज ये बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और ये बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल होगा ये सब के लिए। डेफिनेटली। आपकी बेटी है, आप बेटी की एज शेयर कर सकते हैं कि आपको कितना एक्सपीरियंस है? यस ज्योति, मेरी जो बेटी है वो 8 years की है। राइट। तो आपको एक और मदर से मैं मिलवाना चाहूंगी, भारती कालड़ा। शी इज द मदर ऑफ ट्विन किड्स। तो भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ज्योति एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड सभी को नमस्कार। मेरे बच्चों की एज है 3.5 साल एंड देयर इज अ बॉय एंड देयर इज अ गर्ल, सो दे बोथ आर डिफरेंट एक्सपीरियंस है। या इन अ डिफरेंट वे। यस, क्योंकि गर्ल के अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बॉयज की अलग होती हैं। चलिए, खैर, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू आप तीनों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। तो आई होप कि सबके अलग अलग चैलेंजेस रहे होंगे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, मे बी आप सबने सॉल्यूशंस भी कुछ अलग ही निकाले हों। तो आज आप तीनों को बुलाने का मकसद ही यही था कि हम इन टॉपिक्स पर इस तरह से बात करें कि हमें मल्टीपल सॉल्यूशंस मिल सके। आज के प्रोग्राम में हम 0 to 1 year तक के बच्चे के जो भी चैलेंजेस होते हैं उसे हम कवर करने वाले हैं।
तो चलिए मैं भी दोस्तों आपको बता दूं, आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ 2.5 ईयर किड, तो मुझे भी एक्सपीरियंस है। तो आज के प्रोग्राम में हम सभी उन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैलेंज जो है जब बच्चा जन्म लेता है, ब्रेस्ट फीडिंग का। ब्रेस्ट फीडिंग कई बार बहुत टफ हो जाती है, कई बार हम गिव अप भी कर देते हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं आप तीनों से सबसे पहले मैं स्वाति जी आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपके लिए ऐसा कोई चैलेंज रहा? यस, डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग इज अ चैलेंज, क्योंकि कैसे बच्चे को खुद को अकस्टम कराना है उस चीज से। मतलब मुझे तो याद है कि जब मैं हॉस्पिटल में थी और बच्चे को फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीड करा रहे थे, तो somebody in the hospital commented कि तुमने पैदा ही क्यों कर लिया जब दूध भी नहीं पिला सकते। तो that was truly heartbreaking remark for me। मेरा तो बिल्कुल ही दिल टूट गया था उस टाइम पे कि यार ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और वो फर्स्ट टाइम था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि ऐसे भी कोई बोल सकता है और मुझे ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। तो यस, तो हमने कैसे इस चीज को ओवरकम किया, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स राइट नाउ, बट ग्रेजुअली आप जब एक माँ बनते हो एंड आपके हाथ में जब वो बेबी आता है और खुद को, आई थिंक वो आपको खुद से ही एक रियलाइजेशन या फिर एक खुद से ही तरीका देता है। एक्चुअली मुझे आप अंडरस्टैंड करते हो बच्चे को और खुद को, वो टेक्निक्स आप जैसे हम क्या करते थे कि एक नीचे पिलो ऊंचा लगाया, बच्चे का हेड उसके ऊपर रखा, और क्योंकि आप क्या होता है जनरली जो एक नॉर्मल मॉम होगी वो क्या करेगी, एक हाथ से अपने बच्चे बेबी को रखेगी और उसका जो दूसरा हाथ रहेगा उसे इजीली ब्रेस्ट होल्ड करके फीड करा सकती है। बट आई थिंक फॉर अस दोनों हैंड्स फ्री होना इज इम्पोर्टेंट, ताकि आप अच्छे से चीजों को सच कर सके, फील कर सको, राइट। तो हमने जो इनिशियली स्टार्ट किया था वो तो मेरे को सबसे पहले यही समझ में आया कि नीचे 2-3 पिलो रख दो ऊपर ताकि ऊंचा हो जाए वो, और आप दोनों हैंड्स अपने इजीली यूज कर सको। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ आवर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी स्टार्टेड। तो आपने सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड को आपने करवा लिया, तो अब मैं भारती जी से पूछना चाहूंगी कि देखिए ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि ब्रेस्ट फीड का विजन से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले तो हमें इस चीज को छोड़ देना है कि ब्रेस्ट फीड का विजन से कोई लेना देना नहीं है। तो one more solution that we could found out was ब्रेस्ट से मिल्क पंप आउट करके फिर उसको ड्रिंक कराना बॉटल से। तो that was also one thing that we did initially। तो मतलब ऑल्दो बॉटल लगाना स्टार्टिंग में बच्चों को मना करते हैं कि बॉटल मत लगाओ, नहीं लगाना है। बट आई थिंक देयर इज नो हार्म ऑल्सो इफ यू आर यूजिंग अ बॉटल, पंपिंग द मिल्क आउट एंड देन यूजिंग इट, फीडिंग इट थ्रू अ बॉटल टू द चाइल्ड, बिकॉज अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे तक वो दूध जाए। तो आई थिंक ब्रेस्ट पंपिंग द मिल्क वाज वन ऑफ अदर सॉल्यूशन जो हमने ट्राई किया था। मैं इसमें ये चीज कहना चाहती हूँ जो मेरे केस में हुआ था, जो हमने किया था फॉलो, कि पहले हर मदर को इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी जरूरी है, जो कि मैंने भी ली थी, ताकि हमें बाद में जो है ना वो प्रॉब्लम ना आए। और दूसरी चीज हमने ये की थी कि जो आपको पेरेंट्स समझाते हैं उससे बेटर आपको एक डॉक्टर समझा सकता है। तो इस टाइम पर, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम मदर बनते हो तो चैलेंजेस आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, तो जो डॉक्टर है वो आप एक तो डिसाइड करें कि वो अच्छा हो, और उससे पहले ही, डिलीवरी से पहले जब आप चेकअप के लिए जाते हैं तब आप ये बात करें कि हमें ये दिक्कत आ सकती है, तो आफ्टर डिलीवरी आप हमारी इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉर्ट आउट करें। तो वो बड़े अच्छे वे से उस डॉक्टर ने मुझे इस चीज के लिए गाइड किया। तो जो प्रॉब्लम है, जहाँ पर मुझे वो 100% आनी थी, वो 30-20% रह गई। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि फैमिली के जो मेंबर्स हैं मे बी वो अपने एक्सपीरियंसेस हम पर इम्पोज करते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये बहुत बड़ा सजेशन है कि आप डॉक्टर को फॉलो करें। तो डॉक्टर आपको जो सोल्यूशन दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता, तो आपको डॉक्टर को ही अप्रोच करना है, उन्हें ही फॉलो करना है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। आई होप कि ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हमारा चैलेंज है उसकी हमें क्लैरिटी मिल गई होगी।
इवन हॉस्पिटल में स्पेशल लैक्टेशंस भी अवेलेबल होती हैं जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पर्टिकुलरली आपको गाइड करती हैं कि किस तरह से आपको मैनेज करना है, तो आप जरूर उन्हें अप्रोच कीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बारी आती है फॉर्मूला मिल्क की। फॉर्मूला मिल्क जब हमें प्रिपेयर करना होता है तो उसमें कुछ मेजरमेंट्स होती हैं, तो वो मेजरमेंट्स डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको एग्जैक्ट करनी होती हैं, हमें उसे फॉलो करना होता है। भारती जी से मैं पूछना चाहूंगी, आपने फॉर्मूला मिल्क बच्चों को पिलाया था, आप इसे मैनेज कर पाई थी इजीली? यस, मैंने इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया था। एक्चुअली मेरे पास मेजरिंग ग्लास था और एवरी फॉर्मूला मिल्क जो भी आप देते हो उसके अंदर ही उसके स्कूप्स रहते हैं। तो जैसे 30 ml का मेरे पास एक मेजरिंग कप था, तो उसी से मैं पानी जो लेती थी एक थर्मस से और उसमें डालकर रखती थी और उसके साथ उसको उसी में एक स्कूप लेकर डाल देती थी और उसको फिर अच्छे से मिक्सअप करके बच्चे को दे देते थे। और निप्पल शुड बी कवर्ड, तो निप्पल के ऊपर जो उसका बॉटल का एक कवर रहता है वो जरूर यूज करते थे ताकि निप्पल पे एटलीस्ट फिंगर टच ना हो बॉटल के, जिससे कि स्टीम बनती है। और थोड़ा बहुत फिंगर अगर टच हो भी है अगर जैसे आप वाटर वगैरह, तो आपके हैंड शुड बी क्लीन। आप अपना हाथ धो करके बहुत अच्छे से वॉश करके तब जाके उस चीज को आप टच करें, और आपका जो बॉटल्स है और जो भी मेजरिंग ग्लास है आप उसको प्रॉपर्ली स्टेरलाइज करें, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने मैनेज किया। फॉर्मूला मिल्क पाउडर्ड मिल्क होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। आपको मेजरमेंट होती है, जैसे एक स्कूप होता है वो आपको बॉटल में डालना है और एक स्कूप के ऊपर आप 30 ml वाटर ही डाल सकते हैं। तो ये मेजरमेंट होती है जब आप बेबी डिलीवर करने के बाद, तो आपको डॉक्टर्स ये एक्सप्लेन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लगा था, तो इसलिए मुझे लगा ये सवाल पूछना जरूरी है। हालांकि मैनेज मैं भी कर पाई थी, आई होप कि सभी कर पाएंगे। तो मेजरिंग कप्स आप जरूर रखिए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आता है, बच्चे को मेडिसिन कैसे देनी है। देखिए, मेडिसिन भी मेजरमेंट पर ही डिपेंडेंट होती है। डॉक्टर जितनी कहते हैं हमें उतनी ही देनी पड़ती है, हम इधर उधर नहीं कर सकते। ज्यादा हो गई तो बच्चे के लिए खराब है, कम हो जाती है तो बच्चा ठीक जल्दी नहीं हो पाता, तो ये भी एक चैलेंज है। तो अब ये सवाल जाता है सान्या जी के पास। सान्या जी, आपने किस तरह से मैनेज किया? देखो, मैं ये मानती हूँ कि कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ती है, क्योंकि जहाँ पर हमारी लाइफ, जो चीजें लाइफ थ्रेटनिंग है ना, उसमें हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। तो इस केस में हमने तो ये किया था। वैसे जैसे ड्रॉपर्स वगैरह होते हैं ना, उसको जैसे PCM है, पैरासीटामोल है, या कोलिकेट है, कोलिमैक्स है, ये तो हम दे देते थे इजीली। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई, कोई फीवर की मेडिसिन है या कुछ है। अब प्रॉब्लम तब आती थी जब हमें नेजल ड्रॉप्स डालने होते थे, या जब कभी बच्चे को आई फ्लू हो जाता था। मुझे आज भी याद है कि 1 ईयर की अभी हुई नहीं थी गुड़िया, 8-9 मंथ्स की थी ये, तो इसको आई फ्लू हो गया। तो तब हमें नेबर्स को बुलाना पड़ा था, क्योंकि हम इस चीज पे रिस्क नहीं ले सकते थे। सो जितने भी पेरेंट्स हैं, जितनी भी वुड बी मदर्स भी हैं, वो ये इस चीज को जरूर देखें कि आसपास आपके या तो फैमिली है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जैसे हमारे केस में क्या था कि हमारी फैमिली हमारे पास चंडीगढ़ में नहीं है, तो वो कभी कभी जब वो आते थे तब वो थोड़ा सेटल कर जाते थे, अदरवाइज हमें ही मैनेज करना पड़ता था। तो उस केस में आप देख लें कि जो नेबर्स हैं, जो ठीक से आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनसे हेल्प जरूर लीजिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। तो जहाँ आपको हेल्प लेनी होती है, आपको लेनी चाहिए। yes. और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है, ये है कि आप ड्रॉपर्स यूज कर सकते हैं। आपको ड्रॉपर्स अलग अलग मेजरमेंट के मिल जाएंगे मार्केट में। 1 ml का होता है, अगर आपको 3 ml देनी है तो आप 3 बार ड्रॉपर भर के दे दीजिए बच्चे को। और ड्रॉपर से जो मेडिसिन है वो इधर उधर स्पिल भी नहीं होती, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और इवन 5 ml का। जी ज्योति, मुझे इस चीज में इंटरप्ट करना होगा आपको कि क्या रहता है कि 1 ml के जो भी ड्रॉपर रहते हैं
उस केस में जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है तो उसको प्रॉपर 1 ml भी आप दवाई नहीं देते हैं, आप 0.3 0.4 ऐसे दिया जाता है। तो उतने छोटे ड्रॉपर्स अभी नहीं आते हैं मार्केट में। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। तो इनफैक्ट स्टार्टिंग में जब जैसे मेरा बेबी जब हुआ था तब डॉक्टर ने जो विटामिन डी के आई थिंक ड्रॉप्स थे वो तो उसने बोला था इनफैक्ट 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप्स, इतने ड्रॉप्स ही देने हैं बस वो बच्चे को, मतलब 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप। तो वो 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप देने के लिए हमें नहीं पता, क्योंकि आप अगर ड्रॉपर्स जो होते हैं ना वो अगर आप थोड़ा भी प्रेस करोगे ना तो उसमें से कब 1 ड्रॉप गिर गया आपको नहीं पता चलेगा। तो दैट इज डेफिनेटली अ चैलेंज जो शायद अभी भी कोई टेक्नोलॉजी या कुछ भी नहीं है जिसका एकदम एग्जैक्ट सोल्यूशन हो। और स्पेशली जब से अगर अभी हम 0 to 1 की बात करें ना तो उसमें वो बहुत छोटी एज है कोई भी एक्सपेरिमेंट या रिस्क लेने के लिए। तो जैसे सानिया जी ने जो बोला कि नेबर की हेल्प लेना या किसी भी रिलायबल इंसान की हेल्प लेना, दैट्स द ओनली सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन रादर, नॉट ओनली बट सो फार व्हाट हमने फिगर आउट किया वो तो बेस्ट। इसमें एक और चीज मुझे लगी, हमारे ना बहुत अच्छे थे वो डॉक्टर। मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें जो पेरेंट्स है ना वो एक चीज ये भी कर सकते हैं कि जैसे जो हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने हमारे लिए की थी, उन्होंने हमें जो बेसिक वाली मेडिसिन होती है ना वो सारी लिख के दे दी थी। क्योंकि बच्चे को होना क्या है, देखिए फीवर होगा, कफ होगा, कोल्ड होगा या वायरल होगा। वायरल में तो हम वायरल के केस में तो नेचुरली हम डॉक्टर पे लेके जाते हैं बच्चे को, 2-3 दिन देखते हैं, अगर नहीं ठीक हुआ तो डायरेक्टली हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अब जब हम विजुअली चैलेंज की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, समटाइम्स आपको आने जाने की भी दिक्कत हो जाती है। अभी आप कैब करके डॉक्टर तक तो चले जाओगे या हॉस्पिटल तक तो चले जाओगे, लेकिन उसके अंदर कैसे मैनेज करना है ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उस केस में जो बेसिक वाली मेडिटेशन है, कॉलिकेट, कॉलीमैक्स, इबोजेसिक, ऐसे कुछ मेडिसिन जो डॉक्टर्स हैं वो आपको लिख दें, उस चाइल्ड स्पेशलिस्ट से आप लिखवा लें, ताकि आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए, बच्चे के लिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। नाइस, बहुत बढ़िया। जैसे हमने अभी बात की थी कि नेजल ड्रॉप्स के लिए, तो जैसे एक सलाइम वाटर होता है जो बच्चे के नोज में हम डालते हैं, तो वो जब मैं अपने बेटे के नोज में डालती थी तो उसका कोई रिस्क नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर 2-3 ड्रॉप्स भी चला जाए तो वो ओके होता है, उसमें सिर्फ एक वाटर ही होता है, फिल्टर्ड वाटर होता है। और इवन अगर जो मेडिसिन है वो स्प्रे फॉर्म में थी, वो मुझे डॉक्टर ने बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया। वो मेडिसिन अगर हम नीचे रख के उसको जोर से प्रेस करेंगे तो वो जैसे स्प्रे ऊपर जाता है, वो स्प्रे की तरह आपके बच्चे के नोज में जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि आप ड्रॉप डालने की बजाय ऊपर से, मतलब उल्टा करके उसे आप प्रेस करने की बजाय नीचे रख के उसे प्रेस करें तो वो एक स्प्रे बच्चे के नोज में जाएगा, जो रिस्क नहीं होगा उसमें कि ज्यादा ना चले जाए। तो वो मुझे बहुत अच्छा सोल्यूशन लगा और अभी भी मैं उसे करती हूँ। तो इसे हम फॉलो कर सकते हैं। ये अच्छा सोल्यूशन है, इसे फॉलो किया जा सकता है। वो बॉटल ही ऐसी होती है कि वो स्प्रे की तरह आता है। तो नाइस। अब अगला जो चैलेंज है वो ये रहता है कि जब बच्चा क्रॉलिंग शुरू करता है तो तब कई बार हम गेस नहीं कर पाते बच्चा किधर चला गया, और इवन बच्चा कहीं गिर ना जाए। तो इन चीजों को इंश्योर करने के लिए स्वाति जी आप बताइए आपने क्या किया था? यस, ये एक मतलब हम लोग, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो सबसे ज्यादा हम लोग यही सोचा करते थे कि ये क्रॉलिंग वाला फेज जो रहेगा ये सबसे ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि हमारा जो रूम है वो भी फर्स्ट फ्लोर पर है और जो बाकी घर है नीचे है, तो स्टेयर्स भी हमारे रूम के बिल्कुल पास है। तो हम लोग हमेशा ये डिस्कस करते थे कि हम इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे। तो हमने जो इस चीज के लिए कुछ सोल्यूशंस जो किए थे, सबसे पहले तो हमने हटा ही दिए थे, बहुत सारी चीजें हमने बिल्कुल हटा दिए थे अपने रूम में से। जितना भी कुछ हम अनसेफ चीजें जो हो सकती थी हमने वो हटा दिए थे बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब बच्चा कहाँ जाके क्या पकड़ के क्या गिरा ले, क्या कर ले, हमें नहीं पता। तो हमने वो चीजें बिल्कुल अपने रूम से रिमूव ही कर दी थी उस टाइम पे। फिर हमने कुछ जो कॉर्नर्स होते हैं, जो टेबल के कॉर्नर है या बेड का कॉर्नर है या किसी भी चीज के जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, वो बच्चे के सर पे जाके लग जाए, वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो उसके लिए हमने कॉर्नर गार्ड्स लाके
लगा दिए थे, क्योंकि इनफैक्ट ये हमने बहुत पहले ही लगा दिए थे, क्योंकि आप कभी भी छोटे बच्चे को गोद में लेके भी जा रहे हो तो कहीं जस्ट इन केस उसका सर टकरा जाए, आप गोद में भी है तो भी मतलब इट कैन हिट, राइट। तो हमने वो कॉर्नर गार्ड्स लगाए थे अपने जो भी कॉर्नर्स पॉसिबल थे तो वहां पे, और सबसे बेस्ट सोल्यूशन हमने यही किया था कि हमने जितना जो पॉसिबल था जहां पे बच्चा टकरा सकता है जाके या मुंह में उठा के कुछ भी डाल सकता है, तो वी कम्प्लीटली अवॉइडेड कि हम वो चीजें ना रखें। और फिर हमने स्टेयर्स के ऊपर वो गार्ड्स आते हैं, रेल गार्ड्स बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो वो गेट्स आते हैं स्टेयर्स पे लगाने के लिए, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ही आते हैं, फर्स्ट ट्राई पे इजीली अवेलेबल है। तो वो हमने लगाए थे अपनी स्टेयर्स पे ताकि वो नीचे ना जाए, और मतलब क्योंकि हम घड़ी घड़ी उसको देख नहीं सकते बट एवरी मिनट की कहाँ है क्या है, तो हमने सबसे प्रेफर यही किया कि रादर देन हम उसको स्टॉप करें कहीं जाने के लिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। छोटे बच्चे को स्टॉप करना इज जस्ट इम्पॉसिबल, और स्पेशली जब वो क्रॉल करना सीखते हैं, वॉक करना सीखते हैं, तो दैट इज इम्पॉसिबल। तो हमने वहाँ पे ये गेट्स ही लगा दिए थे कि ताकि वो कम्प्लीटली सेफ रहे। एक सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करना इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। बहुत बढ़िया। तो हमें इन चीजों का पूरा ख्याल रखना है। अगर हम पहले से ही ख्याल रखेंगे तो शायद जो कुछ मिस हैपनिंग्स हैं वो भी नहीं होंगी। अब इवन मैं अपना एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगी। एक बार बाय चांस मेरे बेटे की मेडिसिन कहीं नीचे पड़ी रह गई, उसे मेडिसिन दी थी तो वो कहीं क्रॉल करता आया, उसने पूरी मेडिसिन की बोतल पी ली थी। तो ना इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है। तो हमें स्पेशली जो हम कर रहे हैं हमारे हर एक्शन को हमें फॉलो करना है, और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें जो भी हम चीज यूज कर रहे हैं उसे उस जगह पर पहुंचाना है जो बच्चे की रेंज से दूर हो। यस, इसमें क्या होता है कि कई बार कुछ इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं नीचे, तो सबसे पहले हमें ये चीज का ध्यान देना है कि जो हमारा फ्लोर है वो बिल्कुल क्लीन हो, और मतलब उस पे कुछ भी आपको जैसे भी आपको लगे तो आप उसे क्लीन करें। और उसके बाद इसमें ये होता है कि जब बच्चा क्रॉल करता है वो किसी भी चीज को मुंह में डालता है, क्योंकि उसको नहीं पता कौन सी चीज उसकी हेल्थ के लिए अच्छी है कौन सी नहीं। तो समटाइम्स क्या होता था कि जैसे हम इसे कुछ भी खाने के लिए देते थे तो ये नीचे गिरा देती थी। फिर बच्चों की ये हैबिट होती है कि उन्होंने जो नीचे गिराया वो उसी को खाना पसंद करते हैं। नीचे कोई मैट बिछा लें, वैसे बच्चे रहते नहीं है मैट पर, बट फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं कि उन्हें एक जगह बिठा के खिलाया जाए। उनकी जो सिटिंग चेयर्स आती हैं, हाई चेयर्स आती हैं, उन पे उन्हें खिलाया जाए ताकि वो ऑलमोस्ट हाइजीनिक रहे उनके लिए। और हम तो ज्यादातर ऐसे ही करते थे। और जहां तक उनके गिरने की बात है तो वो हम रनर्स नीचे रख सकते हैं, जैसे बेड के ऊपर से ना बच्चा गिर जाए, क्योंकि जब बच्चा 6 मंथ्स का होता है या उससे भी पहले आजकल के बच्चे तो वो तो नीचे गिर जाते हैं बेड से, तो वो चोट दीवार है अगर तो वो चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमारी गुड़िया ये जो रनर्स के कारण ही वो सेफ हो पाई थी, ये तो बहुत ज्यादा चोट लग जाती को। सो वो यस, तो बस यही है, छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं। हाँ, हमें थोड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जो लोग नॉन डिसेबल्ड हैं वो शायद चीजें देख भी लेते हैं, बच्चे पर नजर भी रख पाते हैं, हम कई बार नहीं रख पाते। कुछ और चीजें ऐड करना चाहूंगी इसमें, भारती बात कर रही हूँ जी जी। कि जो बेड रहता है उसके साइड्स पे आपको गार्ड रेल्स लगानी चाहिए। अगर बच्चा बेड पे खेलता है तो या सोता है तो वो सेफ रहता है। मैंने अपने बेड पे दोनों साइड लगाए थे, और कोशिश करके जब बच्चा जाग रहा है तो उसे कोशिश करके हम नीचे फ्लोर पे ही रखते थे। अगेन फ्लोर शुड बी क्लीनर, वो 10 बार क्लीन करना पड़ता है, मतलब उसकी कोई एंडलेस काउंटिंग नहीं है। और उसको क्लीन रखना चाहिए, और ज्यादातर बच्चे फ्लोर पे ही खेलें। और कोशिश जब वो सोते हैं या वैसे अगर आप बेड पे रखते हैं तो गार्ड रेल्स आर सजेस्टेड, जो कि इजीली अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। ओके, तो इसमें एक और सॉल्यूशन मुझे याद आ रहा है जो मैंने थोड़े टाइम के लिए किया था अपने बेटे के साथ। तो मैंने अपने बेटे के हाथ में या पैर में, जहाँ मुझे इजी लगा, घुंघरू बांध रखे थे, उसे पहना दिए थे। वो जहाँ भी जाता था तो मुझे साउंड आती थी, इससे मुझे बहुत हेल्प होती थी। वेल रिमाइंडेड। हाँ, ये हमने भी किया था कुछ टाइम ये हमने भी किया।
तो ये सब Nice. करते हैं। तो ये बहुत Yes. हेल्पफुल रहता है। इनफैक्ट हल्का डाल लें। हाँ, हल्का ऐसे कड़े आते हैं या एंकलेट्स आते हैं जो आप पहना सकते हैं। एंड जब बच्चा चलना स्टार्ट करते हैं जब इनिशियल स्टेज पे, तो ऐसे सैंडल्स भी आते हैं जिसमें बीप बजती है। नाइस, तो हम ये सब यूज कर सकते हैं। हम्म। तो अब हमें ये समझ आता है कि 90% हम इंडिपेंडेंट हैं। थोड़ी बहुत अगर हमें हेल्प लेनी पड़े तो हमें ले लेनी चाहिए, इसमें कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। और अब सवाल आता है बच्चे को नहलाने का। वैसे तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी जो लोग डरते हो या सवाल हो मन में कि बच्चे को किस तरह से नहलाना है, तो उस पर भी आप थोड़े से अपने व्यू पॉइंट्स रखें कि क्या इजी था या टफ था। सानिया जी, आप बताइए। फर्स्ट 2 months बहुत मुश्किल था, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है और उसको अपने हाथ में लेना और उसको बेसिकली उसको जब हमने नहलाना है तो वो बड़ा मुश्किल है। तो फिर मेरे मम्मा ने मुझे एक गिफ्ट किया था बाथर। उसमें क्या होता है कि आप बच्चे को लिटा दो और पूरी उसकी बॉडी पे, फेस छोड़ के उसकी बॉडी पे आप पानी डाल देते हो सॉप से, मतलब जो भी आपको है ना, बॉडी वॉश जो भी लगाना है वो करके, उसके बाद जब आपको उसका हेड या उसका फेस वॉश करना है तो उसको उल्टा अपनी बाजू पे लेकर फटाफट से आप वॉश कर दो। इवन मेरे मम्मा कहते होते थे कि समटाइम्स जो बेबी है उसका फेस आप कच्चे दूध से वॉश करो ताकि ज्यादा सॉप उसके फेस पे ना ही लगे। तो मैं ऐसे ही करती थी, ज्यादातर वीक में 2 या 3 बार उसको सॉप के साथ मैंने वॉश कर देना। तो वो मुझे लगता है कि ये सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जनरली देखा ये क्या है कि हम क्या हो जाते हैं, फिर मेड्स पे डिपेंड हो जाते हैं बहुत ज्यादा इन चीजों के लिए। बेबी की मसाज करनी है आपको, या फिर जो आप, क्योंकि जो एक मदर खुद कर सकती है, मुझे लगता है कि वो कोई और नहीं कर सकता आपके बेबी के लिए। बिल्कुल सही। तो इन So- चीजों में डिपेंडेंसी आई थिंक सही नहीं है। नहीं है। यस, तो इस चीज में मतलब मुझे लगता है कि मदर खुद अगर अपने बेबी के लिए करे, कोई मेड लगाने की जरूरत नहीं है। खुद अगर आप करोगे तो उसकी ग्रोथ भी ज्यादा अच्छी होगी। मतलब मैंने ये फील किया है अपने केस में। स्वाति दी, आपके पास है कोई टिप? हाँ ज्योति, इसमें आई थिंक बेडिंग से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो जो बच्चे का हेड होता है वो बहुत स्टार्टिंग पीरियड में बहुत सॉफ्ट होता है और सबसे डेलिकेट आई थिंक कोई बॉडी पार्ट होता है तो वो उसका हेड जो पार्ट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो उसका टेक केयर करना और उसको प्रॉपरली वॉश करना या फिर उसको ज्यादा प्रेशराइज करके वॉश ना करना, दैट इज टू बी टेकन केयर। और हमने जो बेडिंग के लिए सोल्यूशन यूज किया था, हमने एक बाथटब लिया था, उसके साथ में एक स्लिंग आया था। तो स्लिंग इट वाज काइंड ऑफ अ स्लाइड जो बाथटब के अंदर रख दो तो उसमें बच्चे का पूरा बॉडी वाटर के अंदर नहीं जाता, बस आप साइड से वाटर लो और उसके ऊपर डालो एंड देन यू कैन इजीली गिव बाथ टू द बेबी। तो इससे क्या होता था कि जब वो छोटा था तो कंप्लीटली वाटर में उसको इमर्स नहीं करना पड़ता था और इजीली हैंडल मतलब करने में इजी होता था। Yes. तो दैट इज वन ऑफ द सोल्यूशन जो हमने यूज किया था उसको बात देने के लिए। तो भारती जी, आपके पास कोई टिप है? दोनों बच्चों को कैसे नहलाया था आपने? हाँ, मैंने भी अगेन इनिशियली तो मेरे साथ भी मेड थी, लाइक स्टार्टेड के 2 months आई गेस, क्योंकि क्योंकि मेरी प्रीमेच्योर डिलीवरी थी तो मेरे बच्चे फॉर लाइक 1 month एक NICU में रहे। तो मैंने इनिशियली क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक थे, क्योंकि सिंस दे वर ट्विंस तो अंडरवेट होना एक कॉमन सी चीज हो जाती है। तो उस केस में डॉक्टर भी इनिशियल बोल देते हैं इतना वेट नहीं हुआ तब तक बाथ नहीं देना, लाइक जब तक बच्चा 2 kg का नहीं होता आप उसको बाथ नहीं दे सकते। फिर डर यही लगता था क्योंकि वो बहुत छोटे डेलिकेट, जैसे अगर आप बच्चा एक नॉर्मली एक नेचुरली जो बड़ा होता है और एक बच्चा जो प्री मैच्योर बड़ा होता है उसमें थोड़े से चेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो मैंने इनिशियली तो मेड थी, बट उसके बाद जब कोविड भी स्टार्ट हो गया था, लॉकडाउन लगने स्टार्ट हो गए थे, तब मैंने भी मेरी सिस्टर इन लॉ के पास उस टाइम 6 months का बेबी था, तो उसके पास था वो बाथटब में यूज करने वाला वो जो स्लाइड स्वाति जिसकी बात कर रहे हैं,
वो यूज किया था। एंड देन आई वेंट टू माय मैटरनल प्लेस, तो उन्होंने, मेरी मदर ने मुझे सिखाया था बच्चे को पैरों पे बिठा के, अपने दोनों पैरों को जॉइंट करके आप अपने बच्चे को क्रॉस लेगेड बिठाओ और एक आर्म पे आप उसको ले लो और आप उससे एक हैंड से आप उसको नहलाओ। तो वो मुझे ज्यादा इजियर लगा जो देन यूजिंग मतलब बाथर या स्प्लिंट या बच्चे को ऐसे गोद में उल्टा करके लेटाने से। तो इसी तरह से हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी। मैं अपने बेटे को वॉश बेसिन पे नहलाती थी। क्या होता था कि जो मेरा वॉश बेसिन है वो थोड़ा वाइड है, तो मैं इसको एक बाजू से पकड़ती थी और हेड ऊपर रख के हाथ से पानी लेकर, मैं मग यूज नहीं करती थी, मैं हाथ पे पूरा कंट्रोल होता था वाटर का। तो मैंने बहुत टाइम तक, आई थिंक 6 मंथ्स 7 मंथ्स तक वहाँ पर ही नहलाया इसे। बहुत इजीली नहला पाती थी। टब वगैरह लिए थे बट मुझे फिर भी डर लगता था। तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। आई होप कि यहाँ से हमें क्लियर होता है कि ये पार्ट भी मुश्किल नहीं है। जी भारती जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, ओके। तो आई थिंक हमारे बहुत से सवालों के जवाब हमें मिल चुके हैं। तो 1 साल के बच्चे की इसी तरह के चैलेंजेस ही हो सकते हैं। अब एक छोटा सा सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। जब बच्चा 8-9 महीने का होता है तो वो आई कांटेक्ट बनाना शुरू करता है। तो कई बार हम उसके इशारे नहीं समझ पाते कि वो क्या मांग रहा है, कहाँ जाना चाहता है। वो हाथ आगे करता है तो हम समझ नहीं पाते। ये फेस जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अब इसे कैसे हमने इससे ओवरकम करना है? अगर आप में से किसी ने भी इसका सॉल्यूशन ढूंढा हो तो आप बताइए। आई थिंक इस पे हमें डिपेंड ही रहना पड़ेगा मेरे हिसाब से। यस, देखो डिपेंडेंस तो है ही, क्योंकि हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो वो बच्चा क्या मूवमेंट्स हो रही हैं उसकी, उसको कैसे फॉलो वो हम करेंगे। तो इसमें हमें जाना पड़ता है उस बेबी की साउंड पर। सपोज जब बेबी को भूख लगती है, वो रोता है तो हमें पता चल जाता है कि बेबी को भूख लगी है। जब उसने सुसु पॉटी, वो भी एक साउंड करता है बेबी। तो इस तरह से क्या होता है कि जब उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे का इतनी ज्यादा मूवमेंट्स नहीं होती। बच्चे का क्या है, या तो वो उसे कुछ खाना है, या उसको रोना है, या उसको सुसु पॉटी जाना है। लेकिन 9 मंथ्स में अब उसने किसी चीज को भी पकड़ना है। तो जो मुझे लगता है कि जहां पर दोनों जने विजुअली चैलेंज्ड हैं, हस्बैंड वाइफ, वहां पर बच्चे भी थोड़े से सेंसिटिव और थोड़े से समझदार हो जाते हैं। इवन हमारी गुड़िया तो ये करती होती थी, उसे हमें कुछ भी समझाना होता था तो वो साउंड कर देती थी उस चीज की। अगर उसने कुकर पकड़ा है अपने हाथ में, क्योंकि वो ये बच्चों की हैबिट होती है कि किचन के सारे बर्तन बाहर आ जाते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो वो कुकर पकड़ के हमें मतलब वो उसकी आवाज कर देती थी और हमें पता चल जाता था कि इसने कुकर पकड़ा है, इसने पैन पकड़ा है, इसने कुछ पकड़ा है। तो ये जैसे बच्चे की कंडीशनिंग होती है, हमारी भी हो जाती है। बिल्कुल सही। यहाँ पर शायद तालमेल बनाने की बात है कि Yes. आप साउंड के साथ। जी बिल्कुल, भारती जी आप कुछ कहना है? नहीं, मैं स्वाति बोल रही हूँ। मतलब हमारा भी एक्सपीरियंस बिल्कुल यही रहा कि बच्चे जो होते हैं वो ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं, और आप उनके साथ एडजस्ट मोड में चले जाते हो, क्योंकि जब उनको समझ में आ रहा है कि पता है उनके लिए ना वो डिफरेंट चीज नहीं है। सी, एक नॉर्मल बच्चे के लिए जिसके पेरेंट्स नॉर्मल है उसके लिए वो चीज नॉर्मल है, बट हमारे बच्चों के लिए उनके लिए वो चीज डिफरेंट नहीं है। वो क्योंकि वो स्टार्टिंग से यही देख रहे हैं कि मेरे मम्मा पापा को ऐसा समझ में नहीं आता, मेरे मम्मा पापा को ऐसे समझ में ही आता है। तो दिस इज द वे टू कम्युनिकेट टू देम। उनको नहीं पता कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है या वी कैन नॉट सी। उनको नहीं पता, अभी इस एज में उनको पता ही नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि मेरे मम्मा पापा कुछ अलग है, बिकॉज दे आर नॉट सो मच ऑब्जर्विंग अदर पेरेंट्स, और उनकी अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कंपेयर कर पाए वो। तो उनके लिए हमको बोलकर समझाना या साइन लैंग्वेज का कम यूज करना या डायरेक्शंस या इशारों का कम यूज करना, वो एक ऑटो मोड में नॉर्मल हो जाता है, रादर देन वो हमको बोलकर या अपना साउंड से ही एक्सप्लेन करना शुरू कर देते। या फिर मतलब हमारा जो बेटा है वो क्या करता था, उसे कुछ चाहिए तो हमारा हाथ पकड़ के उसके ऊपर रख देता था कि मुझे ये चाहिए, या मुझे ये खाना है, या मुझे ये करना है, या मुझे ये यहाँ पर जाना है। तो अपना हाथ पकड़कर वो आज भी वो यही करता है। कई बार जब उसको किसी चीज का नाम नहीं पता या कुछ नहीं पता, तो मुझे ये चाहिए तो हमारा हाथ पकड़ के वो वहां रख देगा कि मुझे ये चाहिए, अच्छा ये समझ। तो
उसके लिए वो ही चीज नॉर्मल है, एंड दैट्स द वे ही नोज कि हमें उसको हमारे साथ ऐसे ही कम्युनिकेट करना है. तो आई थिंक दैट्स द वे. ओके, दैट्स नाइस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने. तो बच्चे भी हमारी भाषा समझ लेते हैं अगर हम उनकी समझते हैं तो. अगर हम नहीं समझ पाते तो वो समझ लेते हैं, जब वो नहीं समझ पाते तो हम समझ लेते हैं. ये सब होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है. आप बच्चों को अब थोड़ी अपनी बात समझाइए, थोड़ी उनकी समझिए. कई बार हम साइटेड लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं, वो कंपैरिजन मत कीजिएगा, तभी शायद हमें प्रॉब्लम फील होती है. तो अब एक और चैलेंज है, एक और फेज आता है जब बच्चा आई थिंक 6 मंथ्स के अराउंड होता है तो उसे सेमी सॉलिड हमें इंट्रोड्यूस करना होता है. तो वो जब हम खिलाते हैं तो कई बार स्पिल होने का डर रहता है. कई बार बच्चा भी छोटा है, वो कोऑपरेट नहीं करता, उसे नहीं पता कि अब मुझे अपना जो माउथ है वो ओपन करना है. तो आप इसे कैसे हैंडल करते हैं? अब ये सवाल भारती जी आप बताइए, किस तरह से आपने मैनेज किया इसे? हाँ, मैंने इसे इनिशियली क्या किया, जब मैं शुरू से, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो मैंने अपने बच्चों के साथ एक हेल्पिंग हैंड तो रखा ही रखा. मुझे एक मेड की जरूरत रही इनिशियली, क्योंकि ऑफिस भी जाना रहता था. और उस तरीके से बच्चों को अकस्टम करने के लिए मैंने और कुछ चीजें, जैसे क्या होता था, मैं एक स्पून देती थी, फीडिंग स्पून जिसको बोलते हैं, मिनी का आता है आई गेस. उसमें क्या होता है कि वो एक चम्मच होता है, जितना आपके थोड़ा सा आप उसमें फिल कर लेंगे और उसको एक मतलब उसको बंद कर लेंगे ढक्कन की तरह, और वो उसका ढक्कन के आगे एक स्पून जैसा ही बना होता है. आप उसको हल्का सा प्रेस करेंगे बच्चे के मुंह के पास ले जाके, तो उसमें से आप जो है फीड करा सकते हैं. जो सेमी लिक्विड होता था वो उस तरह से आप बच्चों को पिला सकते हैं. नाइस, बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा सॉल्यूशन है. स्वाति जी आप बताइए, आपने किस तरह से मैनेज किया इस फेज को? 0 to 1 ईयर्स तक की अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा टफ फेज था, क्योंकि ये इस टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे को दूध से अचानक से आप कुछ और नई चीज इंट्रोड्यूस करते हो तो बच्चा बहुत ज्यादा रेजिस्ट करता है और अपने हाथ पांव चलाएगा जब तक तो बच्चा बैठना भी ऑलमोस्ट सीख चुका होता है, या मतलब सीख रहा होता है, और थोड़ा क्रॉलिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो अपना हाथ पांव मारना पूरी तरीके से उसका स्टार्ट हो चुका होता है. तो आप कुछ भी लेकर जाओगे उसके पास में तो वो हाथ मार के गिराएगा ही, मतलब गिराना उसका एक नेचुरल एक्शन होता है, रिएक्शन होता है. तो ये सबसे ज्यादा मुश्किल फेज था. जो हमने इसके साथ मैंने जो स्टार्ट किया था वो ये किया था कि मैं अपने लैप में लेकर ही बैठती थी. हाई चेयर हमने थोड़ा बाद में इंट्रोड्यूस किया था उसको, तो अपनी लैप में ही लेकर बैठती थी और उसको एज अ फूड, हम जो फूड का चॉइस होता था वो हम ऐसा रखते थे कि जिसको मैं हाथ से ही उसको चटा पाऊं, क्योंकि जो 6 मंथ्स का बेबी होता है हम उसको एकदम, उसका ये नहीं रहता कि हमें उसे खिलाना ही एकदम शुरू कर देना ताकि उसका पेट उससे भर जाए. इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन टू फूड, ताकि उसको टेस्ट मिले दूसरी चीजों का, ताकि आगे चल के वो खा सके. तो हम उसे थोड़ा थोड़ा ही खिलाते थे, लेकिन ऐसी चीज मैं चूज करती थी कि मैं अपने हाथ से उसको जैसे हाथ फिंगर में लेके उसे टंग पे लिक कर पाऊं. तो जैसे आप सेरेलैक बनाए तो थोड़ा सा थिक बना ले, हाँ, गिरे ना. बिल्कुल एग्जैक्टली, ताकि हमको स्पून से देना एक चैलेंज लगता था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती थी. तो स्पून से देने की जगह मैं हाथ से देना प्रेफर करती थी, और उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ऐसी कि वो मैं उसको फिंगर से लेके आराम से उसके टंग पे उसको खिला सकूं. तो हाँ, दैट्स द वे आई इंट्रोड्यूस फूड टू माय सन. और उसके बाद में हमने धीरे धीरे, जब वो प्रॉपर्ली थोड़ा बैठना सीख गया, फिर हमने हाई चेयर इंट्रोड्यूस किया था. हाई चेयर पे बिठा के, ताकि वो कहीं भाग ना पाए, उसको अच्छे से बिठा के वहां पे उसको बिब लगा के, ताकि वो कितना भी गिरा ले उसके कपड़े थोड़े कम गंदे हो, बाकी आसपास थोड़ा कम स्पिल हो, और फिर वहां पे बिठा के उसका पूरा मुंह पकड़ के. ओके, नाइस. तो ये बहुत बहुत अच्छी, बहुत सही सॉल्यूशन है कि हम हाथ से खिलाएं जितना पॉसिबल हो सके. और जो फीडिंग स्पून है वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है. सिलिकॉन की आती है, बट फिर भी आप उसे थोड़ा केयरफुली ही यूज कीजिएगा. कई बार बच्चे के नोज में ना चला जाए, तो थोड़ा आपको हाथ बच्चे के चिन है उसके नीचे जरूर रखना चाहिए कि कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, आपको पता रहे. तो सानिया जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगी इस पर? ये मेरे लिए भी बहुत टफ टाइम था. इवन मेरे लिए क्या, हम दोनों के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी प्रॉपर हेल्प करते थे मेरे साथ, अभी तक करते हैं. एंड
सो ये हमें क्या होता था कि अब मैं तो हाई चेयर पे, जैसे ये 6 मंथ्स की हुई तो हम इसे हाई चेयर पे बिठा के ही खिलाते थे, तो वो मुझे इजी लगता था। तो उसमें अब हमें बच्चे को कस्टर्ड भी देना है, दलिया भी देना है, वो सब कुछ उसको, क्योंकि डॉक्टर्स ये कहते थे कि बच्चे को पहले से सब कुछ दो ताकि वो सब कुछ खाए, वो बड़ा होकर किसी भी चीज को खाने से रिफ्यूज ना करे। तो इसलिए हमने सब कुछ खिलाया है उसको। थोड़ा सा डीप स्पून लेते थे हम, तो वो ये उसकी मुझे ना एक बड़ी अच्छी हैबिट लगती थी। वो क्या करती थी कि जब स्पून उसके मुंह के पास होता था, वो खुद दूसरे हैंड से स्पून पकड़ के अपने मुंह में मतलब डलवा लेती थी हमारा हैंड पकड़ के। तो यस, ये इस चीज में हमें 2-3 बारी तो स्टार्टिंग में दिक्कत आई, गिर भी जाता था, बिब लगाते थे, पूरी चेयर भर जाती थी ऊपर। वो कहते हैं तो ना, जब मतलब बच्चे को भूख लगी होती है तो बच्चा खुद कोऑपरेट करता है। बिल्कुल, तो उसने ये बात एक्चुअली पहले भी हमने की है कि बच्चे कोऑपरेट करने लग जाते हैं जब उन्हें लगता है कि हमारे पेरेंट्स को, उन्हें नहीं पता, उन्हें लग रहा है कि चीज हमारी इधर उधर हो रही है तो हमें तो मुंह पे ही लेके जानी है, तो वो हेल्प कर देते हैं ऑटोमेटिकली। नाइस। यस, और फिर हम इसमें क्या करते थे, हमने भी फिर स्पून आगे नहीं करना, हमने भी, क्योंकि वो देख तो रही है ना, शी इज वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो वो जब देख रही है तो हम भी वेट करते थे कि वो स्पून अपने मुंह में खुद डाले हमारे हाथ से पकड़ के, तो फिर उसमें गिरने के चांसेस कम हो गए। फिर धीरे धीरे फिर प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होती गई। बहुत बढ़िया। और इसमें हमने ना एक और चीज करा था ज्योति, आई डोंट नो, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, क्या होता है वो सिलिकॉन के सब क्या बोलते हैं वो, सकर्स आते हैं या क्या आते हैं, उसके अंदर आप फूड फिल करके दे दो तो एंड उसको पकड़ा दो बच्चे को, तो वो अपने आप ही उसको चूसते रहते हैं, उसमें से निकल के उसमें माउथ में जाता रहता है। तो ऑल फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए होते हैं। हाँ, फ्रूट्स को देने के लिए आता है। मेरे को नाम याद ही नहीं आ रहा है उसका अभी बिल्कुल भी, व्हाट इट इज कॉल्ड, सकर्स ही होते हैं वो। हाँ, तो वो एक अच्छा सोल्यूशन है फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए, बट एकदम से हम नहीं दे सकते। जब 6 मंथ्स का बेबी होता है, 7 मंथ्स का, जब हम फ्रूट इंट्रोड्यूस ही करते हैं तब तो नहीं, बट हाँ 9-10 मंथ्स या 11 मंथ्स का जब बेबी हो जाता है तो अब डेफिनेटली वो जो आते हैं उसको हम बच्चे को दे सकते हैं, ताकि और बच्चों को टेस्ट भी आता है उसके लिए, और हम इजीली एक नई चीज बच्चों को फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो एक मैंने यूज किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक बहुत से टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। बच्चों के अलग अलग जो फेज हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं 1 ईयर तक की, वो डिस्कस हो चुकी हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पेरेंटिंग थोड़ी सी चैलेंजिंग रहती तो है, पर हम अगर सॉल्यूशंस ढूंढ लें तो शायद हम इंडिपेंडेंटली इसे हैंडल कर सकते हैं। अब 90 to 95% थोड़ा बहुत अगर हमें हेल्प लेना पड़ता है तो वो ले भी लेना चाहिए। तो अब बात आती है सोसाइटी के कुछ सवालों की। सोसाइटी किस तरह से देखती है, कई बार हमें डीमोटिवेट भी कर देते हैं लोग, बहुत से लोग मिलते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छा पैटर्न मैंने देखा, एक बहुत अलग पैटर्न मैंने देखा कि जब बेबी डिलीवर कर देते हैं हम, उसके बाद आपको इतनी सजेशंस मिलती हैं कि आप कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि आप क्या फॉलो करें क्या ना करें। इवन घर की मेड तक अपने इनपुट्स देती है। तो अच्छा, कई बार आपको लोगों के नेगेटिव वर्ड्स भी सुनने पड़ते हैं कि ये कैसे मैनेज होगा, जो आपको डिप्रेस कर देते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ। तो आप शेयर कीजिए, अगर इस तरह का कुछ हुआ तो आपने कैसे उससे आपने ओवरकम किया और कैसे मैनेज किया। सबसे पहले सान्या जी, आप बताइए। मुझे लगता है ज्योति, सबके साथ होते हैं, चाहे वो कोई साइटेड हो या कोई डिफरेंटली एबल हो, सबके साथ अपने वे से कुछ ना कुछ होता है ऐसा। हमारे केस में कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो ना, मतलब वो जब हमें देखते हैं वो ये सोचते हैं कि ये कैसे करेंगे। अब इसमें दोनों तरह के एटीट्यूड हो सकते हैं, उनका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जो मुझे लगता है। सो मेरे केस में भी, जैसे मेरे पेरेंट्स, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स और इन लॉज दोनों ही बहुत वरीड होते थे, क्योंकि हम अकेले ही यहाँ पर सब कुछ हमने मैनेज किया है विदाउट एनी हेल्प की, मतलब मेड वगैरह की हेल्प के बिना। तो वो उनको बहुत टेंशन होती थी। तो मैं उन्हें एक ही बात कहती थी, मैं कहती थी या तो आप यहाँ आ जाओ या फिर आप मुझे एडवाइस करते रहो, जो आपकी एडवाइस मुझे अच्छी लगेगी वो मैं मान लूंगी। तो क्योंकि मैं उन्हें एक ही बात कहती थी कि मेरी सर्कमस्टेंसेस जो है वो डिफरेंट हैं, आपके डिफरेंट है। बट यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि समटाइम्स हमारे जो पेरेंट्स हैं या इन लॉज हैं, वो हमारा बुरा नहीं सोचते होते।
उनका कहने का वे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, वहां पर हमें सबकी सजेशंस ले लेनी चाहिए और उसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए जो चीज हमारे बच्चे के लिए और हमारे लिए जो है ना वो बेनिफिशियल है। मैं तो ऐसे ही करती थी और अभी तक ऐसे ही करती हूँ। नाइस। स्वाति जी आप बताइए। जैसे सानिया जी ने बिल्कुल सही कहा, सुनो सबकी करो मन की। तो ये मैंने भी फंडा अपनाया कि आप डेफिनेटली सोल्यूशन आप सब सुन सकते हो सबके। कई बार चीजें आप नहीं पसंद करोगे, या आप जो वो कहना चाह रहे हैं या जो कह रहे हैं वो नहीं अच्छा लगता, तो अपना कान बंद करो और अपने अंदर की सुनो। और सबसे ज्यादा मैंने जो फॉलो किया है, मैंने यूट्यूब को बहुत ज्यादा यूज किया है इस स्पेशली इनिशियल पीरियड में। मेरा जब बेटा 2 इयर्स तक का था, मैंने बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स को सुना है। ठीक है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन कई बार आपको बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशंस मिल जाते हैं जब आप यूट्यूबर्स को सुनते हो। तो मैंने ये जो फूड सकर वाला ये जो चीज थी, मैंने वहीं पे देखा था और मैंने वहीं से उस चीज को पिक करके फिर मैंने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि आजकल की जो पेरेंटिंग हो गई है, जो हमारे पेरेंट्स से बहुत अलग हो गई है। अब जो पीडियाट्रिशियंस बताते हैं और जो हमारे पेरेंट्स बताते हैं वो बहुत अलग हो गया है। तो हम मॉडर्न पेरेंट होके हम डॉक्टर की सुनना ज्यादा प्रेफर करते हैं और शायद हमारे सर्कमस्टांसेस में वो ज्यादा एडवाइजेबल भी है कि हम ज्यादा डॉक्टर को फॉलो करें। क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो बहुत इजी हो जाता है लोगों के लिए कहना कि देखो इनको दिखता नहीं है इसीलिए इनके बच्चे के साथ ऐसा हो गया। और इसके कंपैरिजन में अगर किसी साइटेड बच्चे के पेरेंट के बेबी के साथ कुछ होगा तो वो इस तरीके से नहीं लिया जाएगा। तो हम तो यही फॉलो करते थे कि यूट्यूबर्स को सुनो या डॉक्टर्स की बात मानो। और अल्टीमेटली पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट योर इंट्यूशन। आपको जो लगता है आपके बेबी के लिए करेक्ट है, यू जस्ट डू दैट, नथिंग एल्स। और ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मदरहुड और बीइंग पेरेंटहुड इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। Yes, it is challenging, full of challenges, but it is amazing also. So don't be scared about it. If you are going to be a mother soon, just be so happy that the coming time is going to be wonderful part of your life. So just enjoy it. Absolutely. भारती जी आप अपने एंडिंग कमेंट्स दीजिए जी। मैं यही कहूंगी कि इनिशियली यस आपको बहुत सारे लोग अपने इनपुट्स देते हैं, बट आप एक तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है डॉक्टर, एंड प्लस सबसे ज्यादा आप जिस पर खुद ट्रस्ट करें आप उसी के कमेंट्स को ज्यादा अपने उसमें मतलब एप्लीकेबल करें। आप ज्यादा डॉक्टर की एडवाइस लें। और यस हमारे पेरेंट्स और आज की जो है पेरेंटिंग उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ये उस टाइम पे आपकी जो इनिशियल आपकी खुद की मेंटल स्टेज भी होती है, उसमें आपको कई चीजें बहुत अच्छी नहीं लगती, छोटी छोटी चीजें बहुत जल्दी हिट करती हैं। आई गेस दैट इज कॉल्ड मतलब उसी को पोस्टपार्टम भी कहते हैं, जो बहुत ज्यादा हिट करता है आपको चीजें। आप बहुत जल्दी लो फील करने लगते हो, आपको बहुत जल्दी अननोइंग लगता है, गुस्सा आता है, लेकिन आपको उसको बहुत कामली हैंडल करना है और बहुत हैप्पीली आपको जो अच्छा लगता है। जैसे अभी क्या कहते हैं पेरेंट्स, क्या कहते हैं आप म्यूजिक मत सुनो या टीवी मत देखो। इनिशियली जब आपकी डिलीवरी होती है आपको मना किया जाता है, बट मतलब मैं एटलीस्ट इस चीज को थोड़ा सा डिनाई करती थी। मैंने बहुत म्यूजिक सुना और बहुत इट हेल्प्ड मी अ लॉट टू काम माई सेल्फ। सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, पर पेरेंटिंग बहुत ही एक स्वीट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बच्चे को पालना और बच्चे के लिए आपको हमेशा अवेलेबल रहना, और आपको लगता है कि हमने लाइफ में कुछ किया है, कुछ अच्छा किया है। तो आई विश कि आप सब इस पार्ट को ज़रूर एंजॉय करेंगे। अगर आप प्लान कर चुके हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत से सवाल हैं जिन पर हम बातें करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने फीडबैक्स, या अगर आपके पास कोई सवाल है आप ज़रूर हमें टाइम देते रहिएगा। ये शो यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा, तो आप यूट्यूब पर भी इसे सुन सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी पाथ टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीजन 2 के अगले एपिसोड में। पेरेंटिंग की आगे की कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।